नमस्कार दोस्तों, मैं राजा कुमार। अभी मैं बात करने वाला हूँ काफी संवेदनशील मुद्दे पे, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है, जो कि हमारे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक ढांचा जो है, जैसी राजनीतिक पार्टियां जो है, उसका जो चुनाव लड़ने का तरीका है, इन सारी बातों को हम अभी इस वीडियो में लेंगे। तो पहली बात हम करें कि अभी भारत में कई राजनीतिक पार्टियां हैं और कई स्टेट्स में और कई कई स्टेट्स में भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों की सरकार है। और अगर मैं बात करूं वो राजनीति पार्टी उस स्टेट में कैसे जीते, उस स्टेट में कैसे चुनाव लड़े, तो मैं बात करूंगा उस पे जिसपे राजनीतिक पार्टियां हजारों की मात्रा में, हजारों करोड़ की मात्रा में खर्च करते हैं। अभी मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में हजारों करोड़ खर्च किए गए हैं केवल राजनीतिक पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए। अभी बिहार में महिलाओं को, जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपये खाते में डाले गए हैं, और करोड़ों महिलाएं, करोड़ों जीविका दीदियां थी बिहार में, तो हजारों करोड़ इसमें खर्च किए गए हैं। एवं उसको वादा किया गया है कि जो रोजगार करेगी उसको 2 लाख रुपया और लोन दिया जाएगा। लोन का मैं फिर कह दूं कि सरकार बनने के बाद कहा गया कि लोन, लेकिन लोन शब्द सरकार बनने से पहले जो वादा किया गया था उसमें उसका उपयोग नहीं हुआ था उस शब्द का, कि मैं लोन दूंगा सरकार बनने के बाद दीदियों को। उसमें कहा गया था कि अगर जीविका दीदी कोई व्यवसाय करती है, कुछ बिजनेस करती है, तो उसको सहायता राशि दी जाएगी 2 लाख रुपया। सहायता राशि की बात की गई थी, ना कि लोन देने की बात। तो मैं फिर कहूँ, अभी बंगाल की बात करूँ या तमिलनाडु की बात करूँ या भारत के अन्य अन्य राज्यों की बात करूँ और अन्य अन्य पार्टियों की बात करूँ, तो सभी पार्टियां जनता को घूस देती है। मैं सीधे कहूँ तो घूस देती है, लोभ देती है, और देगी भी क्यों नहीं, क्योंकि घूस या और लोभ उसी को दिया जाता है जिसके पास दरअसल कुछ भी नहीं होता है। गरीब के पास ना तो पैसे है, ना ही अच्छी सुविधा है जीवन जीने के लिए, तो उसको सुविधाएं का लोभ दिया जाता है कि सुविधाएं मैं देता हूँ, सुविधाएं का लोभ देता हूँ और तुम मुझे उसके बदले एक वोट दे दो। और ऐसे ही हजारों करोड़ों, अगर मैं बात करूँ पूरे भारत की, तो भारत में सरकार 80 से 90 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देती है खाने के लिए। अब मैं बात करूं भारत के पॉलिटिकल पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की, जो चुनाव लड़ते हैं भारत में अन्य अन्य राज्यों में, अपना सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने से पहले वे जनता को भिन्न भिन्न प्रकार की वादा करते हैं। जैसे युवाओं को, जो बेरोजगार है उसको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा हजारों रुपयों में। और जो बेरोजगार दीदियां हैं, महिलाएं हैं, उसको जीविका दीदी का नाम दे दिया जाएगा। उसको हजारों रुपया दिया जाएगा कि तुम कुछ रोजगार करो। और वृद्धजनों को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, उसमें हजारों रुपया दिए जाते हैं, और इस तरह की बातें और कई कई सुविधाएं दी जाती है। अभी तमिलनाडु की बात करो तो वहाँ शादी में सोना देने की बात का लोभ दिया गया है, एवं साल में 6 सिलेंडर देने का भी लोभ दिया गया है, एवं फ्री बस की सेवाएं दी गई है महिलाओं के लिए। और इस तरह की बातें कई राजनीतिक पार्टियां जो है जनता को भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं देने का लोभ देती है। अगर मैं अभी बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो वहां पे भी भिन्न भिन्न प्रकार का लोभ दिया गया है। भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टी वैसी है, वे भिन्न भिन्न प्रकार की लोभ देते हैं। कोई ज्यादा देता है तो कोई कम देता है, और जो ज्यादा देता है फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी आता है उससे भी ज्यादा देता है लोभ, ताकि भारत की जनता जो सबसे ज्यादा लोभ देती है उसी को चुनाव में जिता देती है, उसी को अपना वोट दे देती है। क्योंकि भारत की जनता को तो उस पार्टी से अच्छा खासा लोभ मिलता था, अच्छा खासा सुविधाएं मिलती थी, अच्छा खासा सामग्रियां एवं पैसे मिलते थे, तो उसी को अपना वोट बेच देती है। इसको वोट बेचना ही कहते हैं, क्योंकि
अगर तुमको कुछ दिया जाए पार्टियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, और तुम उसको उसके बदले में कुछ दे दो, तो ये एक प्रकार का व्यवसाय हो जाता है, एक प्रकार का बिजनेस हो जाता है। ये एक डेमोक्रेटिक विषय नहीं रह जाता है, या एक डेमोक्रेटिक देश नहीं रह जाता है, जहाँ कोई कुछ दे और तुम उसके बदले में अपना पावर, अपनी वोट दे दो। तो ये काफी अनडेमोक्रेटिक बात बन जाती है। और भारत में ऐसा क्यों चलता है, और चलेगा भी क्यों नहीं? क्योंकि भारत में इतनी गरीबी है। हाँ, अधिकांश समुदाय, अधिकांश आबादी भारत में गरीब है। उसके पास खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए भी उसको सरकार देती है अन्न, एवं उस समुदाय को, उस हजारों करोड़ों की समुदाय, करोड़ों की आबादी को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है जीवन जीने के लिए। उसको ना अच्छा घर मिल पाता है, ना उसको अच्छा मकान, ना उसको अच्छा खान पान, या उसको ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, ना उसको अच्छा स्वास्थ्य, ना अच्छा एजुकेशन, इस तरह की बातें, तमाम बातें नहीं मिल पाती जो हमारे जीवन में जीवन जीने के लिए आवश्यक है, और अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जीवन तो अभी वे भी जी रहे हैं जिसके पास खाने को नहीं है, लेकिन वे जीवन काफी दुखद भरा रहा है। ये वैसा ही बात है। अभी हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया इज ए हेल होल कंट्री, भारत एक नरक भरा कंट्री है। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये भारत में देखने को भी मिलता है, क्योंकि भारत में इतनी दुख भरा जीवन है। भारत में अगर मैं बात करूँ, भारत में खुशी, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करूँ तो मैं भारत की, तो भारत सैकड़ों देशों की बात आता है हैप्पीनेस इंडेक्स में। एवं प्रेस इंडेक्स की बात भी मैं कर लूँ तो वे भी सैकड़ों देशों के बाद ही आता है। काफी गिरा हुआ ये स्थिति है भारत की। इसमें राजनीतिक ढांचा जो है काफी अनडेमोक्रेटिक है। वे नागरिक को घूस देते हैं, उसको फला फला सुविधा देने की बात करते हैं, और जिसको सुविधा दी जाती है जिस नागरिक को, वे भी सुविधाएं ले लेते हैं, क्योंकि उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। वे उसके पास उतनी क्षमता नहीं थी कि वो उस सुविधाएं को अपने बल पे खरीद सके। उसके पास उतनी पैसे नहीं थी, उतनी संपत्ति नहीं थी, तो सरकार उसको देती है, और उसके पास नहीं होने के कारण वो ले लेती है। और जब लेती है तो उसके मन में भी एक विचार बनता है कि मैं इससे ले आऊं ये सुविधाएं, तो मैं वोट दूसरे को क्यों दूं। इस तरह की मानसिकता भारत में बैठ पड़ी है भारत के नागरिकों के मन में। तो वे वोट भी उसी को दे देते हैं जिससे वे सुविधाएं लेते हैं। ये एक तरह का, अगर मैं बात करूं तो ये एक धार्मिक विचार है, जो धर्म के नाम पे आती है, क्योंकि भारत एक धार्मिक कंट्री है जहाँ पे अन्य अन्य धर्म के लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं। और भारत में धर्म के नाम पे काफी चहल पहल देखने को मिलती है। यहाँ पे अधिकांश नागरिक धार्मिक है, वे किसी न किसी धर्म से आते हैं, किसी न किसी जाति से आते हैं, किसी न किसी भगवान को पूजने वाले आते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। भारत में बात करूं कि क्या राजनीतिक व्यवस्था आगे चलकर ठीक हो सकती है, क्या इसमें सुधार आ सकती है, क्या भारत में गरीबी दूर हो सकती है, या फिर भारत खुशहाल देश बन सकता है। भारत में फ्रीडम की बात करूं, या मैं लोकतांत्रिक की बात करूं, तो क्या भारत लोकतांत्रिक बन सकता है? अभी सिर्फ कहने को भारत एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जमीनी हकीकत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी असमानता, इतनी फ्रीडम इंडेक्स में इतनी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एवं हैप्पीनेस इंडेक्स, इन सब में गिरी हुई नहीं रहती, क्योंकि इन सब में भारत की स्थिति काफी गिरी हुई है, काफी नीचे है इसकी इंडेक्स। तो ऐसा इस सबको देख के नहीं लगता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हाँ, भारत में बस एक संविधान में ऐसा कहा गया है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सिर्फ संविधान में ही ऐसा लिखा गया है, किंतु संविधान के बाहर जमीनी हकीकत में ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जातिगत असमानता है, आर्थिक असमानता है,
एक समुदाय दूसरे समुदाय को मार देते हैं, दोनों समुदाय बीच में एक दूसरे से लड़ते हैं, राजनीतिक पार्टियां सुविधाएं देती है, लोग देती है, फिर वे अपना वोट बेच देती है। इस तरह की बातें देखने को मिलती है जमीन पे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, जो जमीन पे घूमता है देखता है जमीनी हकीकत, वे कभी भी नहीं कह सकता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वे अनडेमोक्रेटिक कंट्री भारत को कहेगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी असमानता है, इतनी गरीबी है, यहाँ पे अर्थ के नाम पे, धन के नाम पे असमानता, जाति के नाम पे असमानता एवं धर्म के नाम पे भी असमानता है। यहाँ बात करूँ तो लिंग के नाम पे भी काफी असमानता देखने को मिलती है, एवं यहाँ पे उम्र के नाम पे भी काफी ज्यादा असमानता देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैं अपने घर की उदाहरण ले लूँ तो मैं कुछ अपने परिजन को कहता हूँ, अपने वृद्धजनों को कहता हूँ, तो वे कहते हैं तुम चुप रहो, तुमको क्या ज्ञान है, तुम छोटे हो, तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो, इस तरह से तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो। इस तरह की बातें, जिस देश में सवाल को ही ना उठने दिया जाए, सवाल से ही जो जनता भागती हो, जो सवाल को ही दबाती हो, वे डेमोक्रेटिक कंट्री कभी भी नहीं बन सकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इतनी वाचिक स्वतंत्रता होनी ही चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री तभी हो सकती है जहाँ पे सभी को बोलने की, सभी को निष्पक्ष बोलने की स्वतंत्रता हो। तो भारत अभी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ऐसा अभी मैं अगर कहूँ तो जो देखने को मिलता है जमीन पे, दुनिया में, राज्यों में, शहरों में, तो ऐसा देखकर नहीं लगता है कि भारत कभी डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकता है, या फिर भारत में फ्रीडम या असमानता दूर हो सकती है, फ्रीडम आ सकती है, समानता आ सकती है। इस तरह की बातें देखने को नहीं मिलता है, या मैं कहूँ तो 50-100 साल तक भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की जनता के मन में एक प्रकार की गुलामी, एक प्रकार की असमानता, एक प्रकार की धार्मिकता बैठ गई है, कट्टरता बैठ गई है। धार्मिकता, अगर मेरी दृष्टि में बात करूं धार्मिकता की, तो धार्मिकता जिसमें नैतिकता हो, जिसमें मानवता हो, जिसमें कट्टरपंथ ना हो कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही भगवान श्रेष्ठ है, इस तरह की बातें नहीं है। धार्मिकता, धार्मिक व्यक्ति वही है जो कहे कि मुझे ना भगवान के बारे में कुछ पता है, ना मैं किसी धर्म का हूँ, मुझे अभी खुद के बारे में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, या मुझे पता नहीं कि आकाश में कौन सा भगवान है, आकाश में क्या है। मुझे अभी कुछ ही जानकारी मिली है, जो कि विज्ञान के कारण मिली है, पढ़ाई के कारण मिली है, दुनिया घूमने के कारण मिली है। तो मैं अभी इस पे दावा नहीं कर सकता, मैं अभी इसके चलते लड़ नहीं सकता। मुझे पूरा पक्का पता नहीं है कि सच में कोई भगवान है या नहीं है, सच में ये स्वप्न है या स्वप्न नहीं है, सच में अर्थ है इतना बड़ा, इतना छोटा है, या अंतरिक्ष में इतने तारे हैं, या और तारे हो सकते हैं। इस बारे में मुझे पूरा अभी पक्का पता नहीं है। तो मैं अभी निष्पक्ष होके, सरल होके अपना जीवन जी लेता हूँ, अपना जीवन जीऊंगा। मैं कट्टरपंथ नहीं हूँ, मैं किसी से लड़ूंगा नहीं। तो ऐसे लोग ही धार्मिक कहलाते हैं। यही एक तरह का धार्मिकता है, एक मानवता है, मानवता एक धर्म है, और यही धार्मिकता होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें भारत में नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे काफी असमानता है। राजनीतिक पार्टियां भी घूस दे देती है वोटर्स को, और वोटर्स भी अपना वोट बेच देती है उसको, और राजनीतिक पार्टियां उस पर राज करती है, उसको चलाती है, उससे पैसा वसूलती है, और खुद पे खर्च करती है, खुद के परिवार पे खर्च करती है, खुद घूमती है, दुनिया घूमती है, और खुद राज करती है, खुद को अत्यधिक सुविधाएं देती है, अत्यधिक सुविधाएं का वो भोग करती है। राजनीतिक पार्टी में जितने लीडर्स होते हैं, उसके पास अपार संपत्ति हो जाती है, उसके पास अपार सुविधाएं हो जाती है, वे उस सुविधाएं का भोग करते हैं, उसके परिवार भोग करते हैं, वे घूमते फिरते हैं, दुनिया देखते हैं। तो उसी का जीवन में इस तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन आम जनता जो वोट सुविधाएं के चक्कर में बेच देती है, वोट कुछ सुविधाएं लेती है पार्टियों से, और उसको अपना वोट दे देती है, और जो वोट देती है, जो सुविधाएं लेती है, अगर मैं बात करूं उसकी, तो उसका जीवन काफी दुष्कर है, काफी दूभर है। न उसके जीवन में ना संपत्ति है, ना अच्छी सुविधाएं है, ना अच्छा स्वास्थ्य है व्यवस्था है, ना अच्छा एजुकेशन व्यवस्था है। क्योंकि
पे अपना वोट भी बेच देते हैं सुविधा के चक्कर में। कुछ वो जो सुविधाएं लेती है वोट के चक्कर में, वे सुविधाएं कुछ दिन तक चलती है, कुछ महीने चलती है, लेकिन उसके बाद फिर उसका जीना दुष्कर हो जाता है, उसका जीना कठिन हो जाता है। तो इस तरह की बातें जनता को भी समझनी चाहिए। वोट उसी को दो जो पढ़े लिखे हो, जो समझदार हो, जो कट्टरपंथ ना हो, जो कट्टरवादी ना हो, जो एक तरह का धार्मिक व्यक्ति हो। जो मैंने पीछे कहा है कि धार्मिक व्यक्ति के बारे में, वो धार्मिक हो। तुम उसी प्रकार के राजनीतिक पार्टी, उसी प्रकार के नेताओं को खड़ा करो, उसको वोट दो, उसको तुम देश की सारी जिम्मेदारी सौंप दो। तुम अभी क्या करते हो? अभी राजनीतिक पार्टियां को तुम वोट देते हो, इसका अर्थ क्या है? तुम अपनी सहमति दे देते हो, तुम अपना अधिकार दे देते हो, तुम अपनी शक्ति दे देते हो कि मैं तुमको शक्ति दे देता हूँ, अब तुम ही हो जो हो, तुम ही सबसे ताकतवर हो, तुम्हारे हाथ में ही पूरा देश है, तुम देश को चलाओ। तो इस तरह का ज्ञान ही भारत के जनता के पास नहीं है, अधिकांश जनता के पास नहीं है। क्योंकि मैं बात करूँ तो भारत में मैंने बता ही दिया कि 80-90 करोड़ लोग राशन पे पलती है, सरकार के कारण पलती है, सरकार के ऊपर वे निर्भर है। अगर सरकार अन्न देना बंद कर दे तो उसको पता नहीं कि वो कहाँ से भोजन ग्रहण करे, कहाँ से भोजन पकाए खाए। तो इस तरह की असुविधाएं उसको देखने को मिल सकती है अगर सरकार उसको भोजन ना दे। ये सारी सुविधाएं, ये सारी असुविधाएं सरकार के कारण ही उपलब्ध होती है। तो भारत की जनता को अभी इतना भी पता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत कभी डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकता है। कभी की बात से मेरा अर्थ है कि 50-100 साल तक या उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो उतने इयर्स में कभी भी भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकता है, या फिर यहाँ पे असमानता दूर हो सकती है, समानता का आगमन हो सकता है। इस तरह की बातें देखने को नहीं मिलते। मैं अपने भाषण को यहीं तक रखना चाहता हूँ। धन्यवाद।